हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी से एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आए हैं, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में जो पहला चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसका आज हम एक लेक्चर करने वाले हैं जिसमें मैं सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताऊंगा। सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एमडीकेट एंड आल्सो फॉर बोर्ड एग्ज़ाम। ठीक है, जब भी फर्स्ट चैप्टर से कोई क्वेश्चन आता है ना, तो इसमें 40 to 30% मेरे हिसाब से चांस होता है कि वो सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन से आता है। ठीक है, क्योंकि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज मैं आपको सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताऊंगा कम्प्लीटली। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं और कुछ पॉइंट्स नहीं लिखे हुए हैं। जो नहीं लिखे हुए हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए मैंने वो भी नहीं लिखे हैं। सेल वॉल क्या है? सेल वॉल यानी सेल की वॉल को सेल वॉल बोलते हैं। वॉल बोलते हैं दीवार को, सेल की दीवार को सेल वॉल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर कौन सी सेल मुराद है? द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल इज कॉल्ड सेल वॉल। अगर कोई आपसे पूछे कि डिफाइन सेल वॉल की डिफिनीशन करो, तो आप बता देना कि द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल इज कॉल्ड अ सेल वॉल। प्लांट सेल की आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट लेयर को सेल वॉल का नाम देते हैं। ठीक है, एनिमल सेल की आउटर मोस्ट लेयर को सेल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं, और प्लांट सेल की आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोला जाता है? सेल वॉल बोला जाता है। डिस्कवर किया था सेल वॉल को रॉबर्ट हुकी ने इन 1665। कैसे डिस्कवर किया था ये मैं आपको बताता हूँ। अब ये आपने लिखना है जो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, रॉबर्ट हुक 1665 में ओक प्लांट की कार्क को स्टडी कर रहे थे। कार्क बोलते हैं चिल्के को। ठीक है, दोबारा मैं बताता हूँ। और रॉबर्ट हुकी जो है, या रॉबर्ट हुक भी आप कह सकते हैं, ये 1665 में क्या कर रहे थे? ओक प्लांट की कार्क को स्टडी कर रहे थे। उस टाइम उसने अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी कर रहे थे। उस टाइम उसने माइक्रोस्कोप के अंडर उन्होंने एम्प्टी चैम्बर्स देखे, और उन एम्प्टी चैम्बर को उसने सेलुला का नाम दिया, और उस सेलुला की आउटर मोस्ट लेयर को उसने नाम दे दिया सेल वॉल। ठीक है, तो इस तरह सेल वॉल की डिस्कवरी हुई थी। रॉबर्ट हुकी ने 1665 में सेल वॉल को डिस्कवर किया था। सेल वॉल आउटर मोस्ट लेयर है प्लांट सेल की। ठीक है, और डिस्कवर किया गया है 1665 में। किसने डिस्कवर किया है? रॉबर्ट हुकी ने। केमिकल कंपोजिशन क्या है सेल वॉल की? सेल वॉल की केमिस्ट्री क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसकी बनावट क्या है? ठीक है, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। सेल वॉल की कंपोजिशन जो है, केमिकल कंपोजिशन जो है, यानी सेल वॉल किन चीज़ों से बना हुआ है, तो उनमें सबसे पहले आता है सेलुलोज। मोस्टली सेलुलोज होता है। यहाँ पर हम कौन सा सेल वॉल स्टडी कर रहे हैं? प्लांट की सेल वॉल। ये जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ना, ये प्लांट की सेल वॉल मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लांट सेल वॉल में मेनली सेलुलोज होता है, हेमीसेलुलोज होता है, पैक्टिक कंपाउंड्स होते हैं, लिग्निन होता है, मिनरल साल्ट्स होते हैं, पोटाशियम के, मैग्नीशियम के, और सिलिका भी होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज एक होमोपोलीसेचराइड है। क्या है? होमोपोलीसेचराइड। सेलुलोज जो है ये होमोपोलीसेचराइड है। होमोपोलीसेचराइड का क्या मतलब है? होमोपोलीसेचराइड का मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज यूनिट से बना हुआ है। ग्लूकोज यूनिट्स, ये सिर्फ और सिर्फ मैनी ग्लूकोज यूनिट से बना हुआ है। ठीक है, हेमीसेलुलोज जो है ये हेट्रोपोलीसेचराइड है। हेट्रोपोलीसेचराइड का मतलब ये है कि ये सिर्फ ग्लूकोज यूनिट से नहीं बना हुआ है। हेट्रो का मतलब है डिफरेंट शुगर यूनिट से बना हुआ है। क्या? हेमीसेलुलोज। और सेलुलोज जो है ये सिर्फ ग्लूकोज यूनिट से बना हुआ है। ठीक है,
तो ये थी सेलुलोज और हेमीसेलुलोज को हम डीपली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि सेलुलोज मेनली कंपोज करता है प्लांट सेल वॉल को, हेमीसेलुलोज भी उसके कंपोजिशन में हिस्सा लेता है, और सेलुलोज जो है ये होमीपोलीसेचराइड है, और हेमीसेलुलोज जो है ये हेट्रोपोलीसेचराइड है। ठीक है, होमोपोलीसेचराइड का मतलब ये कि ये सिर्फ ग्लूकोज यूनिट से बना हुआ है, और हेमीसेलुलोज जो है ये हेट्रोपोलीसेचराइड है, यानी इसमें ग्लूकोज यूनिट के साथ अदर यूनिट्स भी शामिल हैं। पैक्टिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? पैक्टिक कंपाउंड्स कैल्शियम, ये आपने खुद लिखना है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ओरली में बता रहा हूँ। ये जो कैल्शियम होता है और मैग्नीशियम, कैल्शियम जो है ये पेक्टिन के साथ रिएक्शन करता है, और मैग्नीशियम भी पेक्टिन के साथ रिएक्शन करता है, और इनसे मैग्नीशियम पेक्टेट एंड कैल्शियम पेक्टेट बनते हैं। और इस कंपाउंड्स को, कैल्शियम पेक्टेट एंड मैग्नीशियम पेक्टेट को हम पैक्टिक कंपाउंड बोलते हैं। और ये पैक्टिक कंपाउंड जो है ये जेल लाइक होते हैं, ये स्टिकी होते हैं, और ये मेनली प्रेजेंट होते हैं मिडिल लेमेला में और प्राइमरी सेल वॉल में, ये सेकेंडरी सेल वॉल में नहीं होते। लिग्निन प्रेजेंट होता है, ये हार्ड होता है, और ये भी सेकेंडरी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। मिनरल साल्ट्स होते हैं कैल्शियम के, पोटाशियम के, मैग्नीशियम के। सिलिकॉन डाइऑक्साइड को सिलिका बोला जाता है। सिलिका जो है ये मिनरल्स है, ये मिनरल्स में, रॉक्स में पाया जाता है ये सिलिका, ये हार्ड सॉलिड स्ट्रक्चर है। ठीक है, सेल वॉल का मेजर रोल क्या है? व्हाट इज द मेजर रोल ऑफ सेल वॉल? What is the major role of सेल वॉल? कोई आपसे पूछे कि सेल वॉल की मेजर रोल हम बता दो, तो बता देना प्रोवाइड फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि ये फ्रेमवर्क ये स्ट्रक्चर देता है, स्ट्रक्चर देता है फॉर द सेल को स्ट्रक्चर देता है टू प्रिवेंट ओवर एक्सपेंशन। ओवर एक्सपेंशन से बचाने के लिए सेल वॉल प्लांट सेल को एक मजबूत हार्ड स्ट्रक्चर देता है, स्ट्रक्चर हार्ड। ठीक है, ये सेल वॉल का मेजर रोल है। सेल को ओवर एक्सपेंशन से बचाने के लिए प्लांट सेल वॉल जो है प्लांट की सेल को ओवर एक्सपेंशन से बचाने के लिए होता है। सेल वॉल जो है, सेल में जब पानी आता है ना तो सेल एक्सपेंशन करता है। अब एक्सपेंशन करता है लेकिन सेल वॉल हार्ड है, और इस हार्डनेस की वजह से ये प्लांट सेल ओवर एक्सपेंड नहीं होती, और ये किसकी वजह से? सेल वॉल की वजह से। सो इट इज़ द मेजर रोल ऑफ सेल वॉल। प्लांट सेल को ओवर एक्सपेंशन से बचाती है। प्लांट सेल को ओवर एक्सपेंशन से कौन बचाती है? सेल वॉल, एंड इट इज़ द मेजर रोल ऑफ सेल वॉल इन प्लांट सेल। प्रॉपर्टीज ऑफ सेल वॉल। प्रॉपर्टीज ऑफ सेल वॉल का क्या मतलब है? प्रॉपर्टीज यानी सेल वॉल की खसूसियात क्या है, सेल वॉल किस तरह है। सेल वॉल, पहली बात ये कि ये रिजिड है। रिजिड का मतलब ये अनफ्लेक्सिबल है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, मतलब सख्त होता है। इट इज़ हार्ड स्ट्रक्चर। परमिएबल का मतलब ये कि ये परमिट करता है, इजाज़त देता है मटेरियल्स को, यानी इस पर ट्रांसपोर्ट हो सकती है। ये परमिएबल है, इस पर ट्रांसपोर्ट हो सकती है मटेरियल्स की। ठीक है, परमिएबल परमिट करता है, इजाज़त देता है। नॉन लिविंग का मतलब ये है कि ये डेड है। डेड का मतलब क्या है कि जब जिसको हम सेल वॉल जब कट जाता है ना, आपने इसको कट कर दिया तो ये रिपेयर नहीं होता, और इसलिए हम इसको नॉन लिविंग कहते हैं, डेड कहते हैं। ठीक है, लेयर्स ऑफ सेल वॉल, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। प्लांट सेल वॉल के लेयर कौन कौन से हैं और कितने हैं और कैसे कैसे हैं? लेयर्स ऑफ सेल वॉल जो है 3 लेयर्स हैं, और ये मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। लेयर ऑफ सेल वॉल एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल मैं बताने वाला हूँ। लेयर्स 3 है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड मिडल लेमेला।
क्या होता है कि प्राइमरी सेल वॉल जो है ये फर्स्ट फर्म वॉल है। फर्स्ट फर्म वॉल का मतलब ये है कि जब सेल डिवीजन होती है तो सबसे पहले जो सेल वॉल बनता है वो कौन होता है? प्राइमरी सेल वॉल होता है। ये इलास्टिक होता है और ये इलास्टिक ये पेक्टिक कंपाउंड्स की वजह से होता है। पेक्टिक कंपाउंड्स कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टिन के साथ रिएक्शन करते हैं और पेक्टिक कंपाउंड बनाते हैं, कैल्शियम पेक्टेट एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। ये आपने खुद लिखना है, ठीक है, यहाँ पर स्पेस नहीं है कि मैं लिख लूँ। इलास्टिक है पेक्टिक कंपाउंड से, पेक्टिक कंपाउंड की वजह से। और ये प्राइमरी सेल वॉल ये यंग स्टेम्स और यंग स्टेम्स में पाया जाता है, ठीक है। ये प्राइमरी सेल वॉल जो ग्रीन होते हैं, ठीक है। इसकी थिकनेस कितनी है? 1 to 3 माइक्रोमीटर इन थिकनेस एंड ऑप्टिकली एक्टिव, प्लस ये क्रिस्टलाइन भी है, ठीक है, क्रिस्टलाइन भी है। इसकी थिकनेस कितनी है? 1 to 3 माइक्रोमीटर इसकी थिकनेस है। ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब ये है, ये आपने लिखना है आपने साथ। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब ये है कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड, ठीक है। अब प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है ये आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, इसको हम इतने डीपली नहीं इतने डीपली हम एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं, लेकिन आपने ये याद रखना है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब ये है कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, ठीक है। और ये ऑप्टिकली एक्टिव है लेस देन सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो मोर स्ट्रांगली ऑप्टिकली एक्टिव है। और क्रिस्टलाइन है। क्रिस्टलाइन का मतलब ये है कि इसमें रेगुलर अरेंजमेंट हुई है, रेगुलर अरेंजमेंट हुई है, ठीक है। सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल के बाद जो सेल वॉल बनता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन वो सेकेंडरी सेल वॉल होता है। सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट बीनीथ प्राइमरी सेल वॉल। लोकेशन क्या है? ये प्रेजेंट होता है बीनीथ प्राइमरी सेल वॉल। इसकी थिकनेस क्या है? 5 to 10 माइक्रोमीटर इन थिकनेस। क्रिस्टलाइन होता है, रेगुलर अरेंजमेंट इसमें होती है। स्ट्रॉन्ग ऑप्टिकली एक्टिव, ये स्ट्रॉन्ग ऑप्टिकली एक्टिव है मोर देन अ प्राइमरी सेल वॉल। क्या करते हैं कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड रोटेट कर सकता है, ऑप्टिकली एक्टिव है। नंबर 3 लेयर जो है वो है मिडल लेमेला। मिडल लेमेला हेल्थ सेल्स, टिश्यू फॉर्मेशन में मिडल लेमेला का बहुत अहम रोल है। ये जो प्लांट की सेल आपस, ये एक सेल है, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, इसके यहाँ पर ये मिडल लेमेला प्रेजेंट होता है और ये मिडल लेमेला इन सेल्स को हेल्ड करता है आपस में, ठीक है, कनेक्ट करता है मिडल लेमेला। क्योंकि ये स्टिकी होता है, जेल लाइक होता है, और ये स्टिकीनेस और जेली लाइक नेचर जो है मिडल लेमेला की, ये पेक्टिक कंपाउंड की वजह से है। कैल्शियम पेक्टेट एंड मैग्नीशियम पेक्टेट की वजह से मिडल लेमेला की कंपोजिशन वो स्टिकी होता है, जेल लाइक होता है, और इसकी वजह से मिडल लेमेला हेल्थ सेल्स, वो सेल्स को कनेक्ट करता है प्लांट सेल्स को, ठीक है। तो ये हो गया प्लांट की सेल वॉल, ठीक है। प्लांट सेल वॉल, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल इज कॉल्ड सेल वॉल। डिस्कवर किया था रॉबर्ट ने 1665 में। केमिकल कंपोजिशन में सेलुलोज आता है, हेमीसेलुलोज, पेक्टिक कंपाउंड, लिग्निन, मिनरल साल्ट ऑफ पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिका, जिसको हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। मेजर रोल क्या है कि ये ओवर एक्सपेंशन को बचाती है प्लांट सेल वॉल, प्लांट सेल्स को, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है? रिजिड है, परमिएबल है, नॉन लिविंग है, डेड है। लेयर ऑफ कितने हैं? 3 लेयर है। प्राइमरी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल है एंड मिडल लेमेला, ठीक है। सो इट इज़ ऑल अबाउट सेल वॉल। जो मैं जानता था मैंने आपके सामने रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर और भी कुछ टर्म्स हैं जो टीचर्स बताते हैं एकेडमिक ट्यूशन्स में, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आपने सेलेक्टिवली स्टडी करनी है, ठीक है। आपकी बुक में जो शामिल है वो आपने स्टडी करना है। अगर आप इधर उधर चले गए हैं ना तो क्या होगा कि आपका टाइम वो कंज्यूम करेगा, और एफएससी में स्टूडेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो डीपली स्टडी करे, ठीक है। पहले आपने सेलेक्टिवली स्टडी करनी है, सेलेक्टिवली जितना आपने पढ़ लिया वो फुल कवर हो गया, देन आपने डीपली स्टडी करनी है। डीपली स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप डीपली स्टडी में अपनी सेलेक्टिवली स्टडी को ना कर पाओ, ठीक है। सो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग दैट। यहाँ पर टीचर्स ये बताते हैं कि यहाँ पर ये जो सेल वॉल्स होते हैं ना, ये जो सेल्स होते हैं इसमें ये से ट्यूब्यूल्स होते हैं जिसके ज़रिए ट्रांसपोर्ट होता है सेल्स में,
जिसको डेस्मोट्यूब्यूल्स का नाम देते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा एक को बोला जाता है और बहुत सारे को डेस्मोट्यूब्यूल्स बोला जाता है, और ऐसे होते हैं। अब ये आपके लेवल का नहीं है, ये हमारे लेवल का नहीं है, एक फर्स्ट ईयर के लेवल का नहीं है, ठीक है। तो आपने इतना पढ़ना है जितना आपके कोर्स में शामिल है, वरना आप लड़क जाओगे, ठीक है, अपने डायरेक्शन को भूल जाओगे, ठीक है। सो ये थी सेल वॉल की कहानी। अब हम स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम भी देते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम भी देते हैं। सेल मेम्ब्रेन को आप डिफाइन कैसे करोगे कि द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल की आउटर मोस्ट लेयर को सेल वॉल बोला जाता है और एनिमल सेल के आउटर मोस्ट लेयर को सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन क्या है सेल मेम्ब्रेन की, ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है, एमडीकेट में भी और बोर्ड एग्जाम में भी। प्रोटीन्स पाए जाते हैं मोस्टली, मैक्सिमम क्या होते हैं, मैक्सिमम प्रोटीन होते हैं 60 to 80%, लिपिड्स होते हैं 40 to 20%, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट स्मॉल अमाउंट में होते हैं, ये मिनिमम होते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे मॉडल्स पेश किए गए हैं जो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें यूनिट मॉडल है, सैंडविच मॉडल है, वगैरह वगैरह। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी है, और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है ये मोस्टली एक्सेप्टेड मॉडल है और ये आपके बुक में शामिल है, ठीक है। सो हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, और आपकी बुक में भी अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर एक्सप्लेन हुई है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को 1972 में पेश किया गया है, सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को प्रपोज किया था 1972 में। ये कहता क्या है, इसकी स्टेटमेंट क्या है? वो कहते हैं कि द मेम्ब्रेन इज लाइक सी ऑफ लिपिड इन विच प्रोटीन आर फ्लोटिंग। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहता है कि ये जो मेम्ब्रेन है ये सी ऑफ लिपिड है, ये लिपिड का समंदर है और इसमें प्रोटीन फ्लोटिंग करते हैं, प्रोटीन तैरते हैं। दी मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन जो है, ये सी ऑफ लिपिड है, और इस सी ऑफ लिपिड में, यानी ये जो लिपिड का समंदर है सेल मेम्ब्रेन, और इस पर प्रोटीन्स जो है फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। ये मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा है। और जो लिपिड पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन में, वो कौन से लिपिड होते हैं? फास्फोलिपिड्स, ठीक है, फास्फोलिपिड्स होते हैं। इसका एक पोलर पार्ट भी होता है और एक नॉन पोलर पार्ट भी होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये फास्फोलिपिड्स हैं, ये क्या है, ये फास्फोलिपिड्स हैं, फास्फोलिपिड्स, ये जो ब्लैक कलर पर मैंने बनाया है, ठीक है। ये फास्फोलिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच होता है और ग्लाइकोलिपिड बनाता है, और ये प्रोटीन्स है, ये भी प्रोटीन 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 है। प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट मिलता है और ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है, ठीक है, ठीक है। ये दो ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन बन जाते हैं, ठीक है। अटैचमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू लिपिड इज कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन एंड अटैचमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू प्रोटीन इज कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन में दो टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ये आपने लिखना है। एक होते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और एक होते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। एक होते हैं एक्सट्रिंसिक और एक होते हैं इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन सेल के सरफेस पर होते हैं, ये प्रोटीन, जिसको हम एम्बेडेड प्रोटीन भी बोलते हैं। और इंट्रिंसिक प्रोटीन दो किस्म के होते हैं, एक ये जो सेल में घुस जाए, इसे सेल में घुसे हुए होते हैं, ठीक है।
जो कंप्लीटली एम्बेडेड होते हैं जिसको हम कंप्लीटली एम्बेडेड प्रोटीन्स बोलते हैं, और कुछ पार्शियली एम्बेडेड होते हैं जिसको हम पार्शियली एम्बेडेड प्रोटीन बोलते हैं, और इन दोनों को हम इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, और इसका ट्रांसपोर्ट में अहम रोल है। ठीक है, अब ये दो प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है। दो प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखी है कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये डिफरेंशियली परमिएबल है और साथ में ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। और ये जो डिफरेंशियली परमिएबल है ये किसकी वजह से है? फास्फोलिपिड्स की वजह से है। और सेलेक्टिवली परमिएबल है किसकी वजह से? प्रोटीन्स की वजह से। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है? सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये है कि ये सिलेक्शन करती है। अगर ग्लूकोज की मकदार सेल में ज़्यादा है, अगर ग्लूकोज की मकदार सेल में ज़्यादा है तो वो उस ग्लूकोज को स्टॉप करता है कि सेल में ना आए, और अगर ग्लूकोज की मकदार कम है तो वो क्या करता है? स्टार्ट करता है ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट को इनसाइड अ सेल। ठीक है, तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल किसकी वजह से है? प्रोटीन्स की वजह से। ये प्रोटीन्स क्या करते हैं? ग्लूकोज को क्या करते हैं? पास करते हैं सेल की तरफ, और इसको स्टॉप भी करते हैं अगर ज़्यादा मकदार में है सेल के अंदर ग्लूकोज। सो ये सेलेक्टिव नेचर जो है सेल मेम्ब्रेन की, ये प्रोटीन की वजह से है। और ये डिफरेंशियली परमिएबल नेचर जो है ये फास्फोलिपिड्स की वजह से है। फास्फोलिपिड्स जो है वो पोलर सब्सटेंस को क्या करते हैं? स्टॉप करते हैं। वो पोलर सब्सटेंस लाइक वाटर यहाँ पर एंटर नहीं हो सकती, यहाँ पर एंटर नहीं हो सकती, क्योंकि फास्फोलिपिड्स और फास्फोलिपिड की जो हेड है, फास्फोलिपिड का जो हेड होता है वो ग्लाइसरॉल से बना होता है, और ग्लाइसरॉल में OH होता है और वो पोलर होता है। ठीक है, और नॉन पोलर और पोलर मिक्स नहीं हो सकते। लाइक डिसॉल्व लाइक, एक केमिस्ट्री का रूल है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर पोलर में हल होगा और नॉन पोलर में हल होगा। अब फास्फोलिपिड्स का जो हेड होता है वो क्या होता है? तो वाटर हेड के साथ तो डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन ये जो फास्फोलिपिड की जो टेल्स हैं ये फैटी एसिड से बने होते हैं, और फैटी एसिड जो है ये नॉन पोलर होते हैं। अब यहाँ पर रोल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन आता है, ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स सेल सरफेस मेकर्स, सेल सरफेस मेकर्स। ठीक है, ये सेल सरफेस मेकर्स है टिश्यू ड्यूरिंग टिश्यू फॉर्मेशन। जब टिश्यू फॉर्मेशन होती है एनिमल में, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जो है वो अपने अपने सेल को क्या करते हैं? पहचान लेते हैं कि ये जस्ट लाइक मैं हूँ, ये मेरी तरह सेल है, तो ये रिकग्नाइज करते हैं एंड देन टिश्यू फॉर्मेशन होती है। तो ये किसकी वजह से? ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स की वजह से होती है। ठीक है, एंडोसाइटोसिस भी किसकी वजह से होती है? ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड की वजह से, जिसमें फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस आते हैं। ठीक है, एंडोसाइटोसिस सेल के अंदर खुराक या वाटर डिसॉल्व सब्सटेंस आना एंडोसाइटोसिस कहलाता है, और एक्सोसाइटोसिस सेल से बाहर जाना। और एंडोसाइटोसिस ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स की वजह से होती है। इसका रोल होता है एक्ट एज ए रिसेप्टर। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड है ये रिसेप्टर साइट्स के तौर पर भी यूज़ होते हैं, लाइक हार्मोन रिसेप्टर साइट्स। ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड से बने होते हैं। ठीक है, सो ये थी कहानी सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल की। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि सेल मेम्ब्रेन का मेन काम क्या है, तो सेल मेम्ब्रेन का मेन काम ये है, मेन रोल ये है कि ये ट्रांसपोर्ट और मेंटेनेंस में अहम रोल है। ट्रांसपोर्ट एंड मेंटेनेंस में यहाँ पर सेलेक्टिव नेचर एंड डिफरेंशियल नेचर जो है ये क्या है? ये ट्रांसपोर्ट होता है ना, इस पर ही होता है। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट का इसमें अहम रोल है सेल मेम्ब्रेन का। सेकेंड जो है मेंटेनेंस,
यानी सेल की होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल की पीएच चेंज नहीं होती सेल मेम्ब्रेन की वजह से, ठीक है। सेल में वाटर ज़्यादा नहीं हो सकते सेल मेम्ब्रेन की वजह से। सो सेल मेम्ब्रेन हेम्योस्टैटिक होम्योस्टेट सेल की होम्योस्टेसिस को बरकरार रखता है, ठीक है। तो ये सेल मेम्ब्रेन की वजह से होता है। सो इट इज़ द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ वाटर सेल मेम्ब्रेन। सो ये थी सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन की कहानी जो मेरे जहन में थी। अब यहाँ पर अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो ना, ठीक है, मैंने सेलेक्टिवली इस लेक्चर को क्या किया है, पिक किया हुआ है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बुक। यहाँ पर मैंने डीपली एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, तो मैंने जितना हो सकता था मैंने वो बता दिया। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट में पूछना है, मैं आपको जवाब दे दूँगा, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा वो किसके बारे में होगा, साइटोप्लाज्म के बारे में होगा, और साइटोप्लाज्म के लेक्चर में मिलते हैं।